हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। सो फ्रेंड्स, आज बीएससी थर्ड सेमेस्टर की आपकी वीडियोस को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और आज से कह सकते हैं कि आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं 1 बाय 1 टॉपिक ऑफ योर सिलेबस। इसके पहले की जो आपको 2 वीडियोस मिली है वो आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी को ऊपर देखने को मिली थी। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं कंपोनेंट ऑफ टैक्सोनॉमी के ऊपर कि व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ टैक्सोनॉमी। मैंने आपको पहली वीडियो में जब डिफिनीशन बताई थी टैक्सोनॉमी की, there we will discuss about the taxonomy is the branch of science in which we will deal about the characterization, identification, classification and nomenclature। तो these 4 are the most important component या कह सकते हैं कि this is a major component of the taxonomy। First is आपका कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनकल्चर। इसमें से आपके सिलेबस में 3 चीज़ें दी गई हैं। फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन, सेकंड इज क्लासिफिकेशन एंड थर्ड एंड लास्ट वन इज द नॉमेनकल्चर। तो एक एक करके हम यहाँ पे कल्चर अभी तक मैंने एडिट नहीं किया, यहाँ पे आप लोग नॉमेनक्लेचर कर लीजिएगा। तो नॉमेनक्लेचर, तो कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर is the main basic 4 component of the classification। So let's move about the component of the taxonomy। Firstly we will discuss about the significant, history and all this type of the basis of the classification we will discuss already। Component of taxonomy, component of taxonomy, if we will discuss about the component of taxonomy, characterization जो है कि characterization organism studies describe, एक मिनट, just wait for a minute, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ टैक्सोनॉमी में आपको मेनली क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले आपको पढ़ना है आइडेंटिफिकेशन के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में और लास्ट वन आपको नॉमेनकल्चर के बारे में पढ़ना है, नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले मैंने आपको पहले की 2 वीडियो में बता रखा है कि व्हाट इज द कैरेक्टराइजेशन, व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन एंड व्हाट इज द नॉमेनकल्चर, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, व्हाई वी नीड टैक्सोनॉमी। दीज ऑल टॉपिक इज ऑलरेडी कवर इन आवर प्रीवियस वीडियो। Today's video we will discuss about the what is the taxonomy and जो है कि जो आपका टैक्सोनॉमी के जो आज समझ लीजिए हम सिर्फ ये करेंगे कि नॉमेनक्लेचर है तो नॉमेनक्लेचर के क्या रूल्स हैं, किसने दिए थे, उसी चीज़ को और डीपली और अच्छी तरीके से हम समझेंगे। सबसे पहले कंपोनेंट ऑफ टैक्सोनॉमी में आपको पढ़ना है क्या? आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे आप एक साइंटिस्ट हो, जस्ट सपोज कि आप एक साइंटिस्ट हो, आप कहीं फील्ड में गए, कहीं स्टडी करने, आपको किसी नए प्लांट का साइटेशन करना है, नए एनिमल्स की साइटेशन करनी है, तो सबसे पहले उस ऑर्गेनिज्म को आप आइडेंटिफाई करोगे। आइडेंटिफाई का मतलब है कि उसके कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, क्या है, कैसी बॉडी है, कैसे उनकी फीडिंग हैबिटेट है, या कह सकते हैं कि उनकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, उनके हेयर्स कैसे, या अगर प्लांट की बात करें तो उनका जो है कि फोटोसिंथेटिक है कि नहीं है, या फिर कह सकते हैं उनकी लीफ की अरेंजमेंट कैसी है, उनके लीफ में वेन्स की अरेंजमेंट कैसी है, फ्लावर्स की अरेंजमेंट कैसी है। दिस ऑल अबाउट द उसके आइडेंटिफिकेशन। आप आइडेंटिफाई करोगे कि ये कौन सा प्लांट है, इससे पहले कैरेक्टर को लिखोगे, समझोगे, उसके बाद ही आप इसका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। तो क्या लिखा है? बेस्ड ऑन स्टडी characteristic the identification of organism is carried out to know whether it is similar to any of the non group of taxa or not। आइडेंटिफिकेशन की सहायता से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलती है कि क्या जिस प्लांट के बारे में आप पढ़ रहे हो पहले उसके सारे कैरेक्टर्स के बारे में आपने लिखा। जस्ट सपोज करिए कि मान लो आप जो है कि किसी साइट में गए और वहाँ पे आप किसी प्लांट के ऊपर स्टडी कर रहे हो, तो सबसे पहला कैरेक्टर्स आपने क्या लिखा कि दिस इज, आप गए, आप एक बॉटनिस्ट हो। जस्ट सपोज करो आप एक सपना देखते हैं कि आप क्या हो, आप एक बॉटनिस्ट हो, यू आर अ बॉटनिस्ट या यू आर अ टैक्सोनॉमिस्ट। सबसे अच्छा वर्ड है यू आर अ टैक्सोनॉमिस्ट, सॉरी टैक्सोनॉमिस्ट, यू आर अ टैक्सोनॉमिस्ट। बताओ, बिना कुछ किए आपको टैक्सोनॉमिस्ट बना दिया गया। आप एक साइट पे गए और वहाँ पे आपने अपने स्टडी को स्टार्ट किया, वहाँ पे आपको कोई एक ऑर्गेनिज्म दिखा जिसे आप कह रहे हो कि इस टाइम ये एक्स ऑर्गेनिज्म है जिसके ऊपर आपको साइटेशन करना है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है। सबसे पहले आपने देखा कि ये जो प्लांट है ये क्या है, ग्रीन कलर का है,
ये क्या है, ग्रीन कलर का है। इट मीन्स कि इनके अंदर क्या है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, क्लोरोफिल वगैरह प्रेजेंट है। सो आपने कह दिया कि ये क्या है, ये पक्का कोई ना कोई प्लांट है, चाहे अब ये जो है कि एल्गी हो, ब्रायो हो, टेरिडो हो, जिम्नो हो, एनजीओ हो। एक कैरेक्टर आपने जैसे ही लिखा वैसे ही आपको पता चल गया कि ये चाहे तो एल्गी होगी, जैसे ही आपने एक कैरेक्टर लिखा आपको पता चल गया कि चाहे ये एल्गी होगी, चाहे ये ब्रायो होगा, चाहे ये टेरिडो होगा और चाहे तो ये जिम्नो होगा, इसमें से या एनजीओ होगा। ऐसे में से आपको पता चल गया कि आपने बाकी सारे को स्किप कर दिया और कहा कि इन्हीं पांचों ग्रुप में से कोई ना कोई ग्रुप का ये मेंबर है, क्योंकि ये ग्रीन कलर का और इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाए जाते हैं। समझ में आ गया? अब देखिए, आपने दूसरा कैरेक्टर उठाया, ये तो आपके पहले कैरेक्टर के ऊपर स्टडी थी। आपने दूसरा कैरेक्टर उठाया कि इसके पास क्या है, इसके पास ट्रू, रूट, लीफ और स्टेम है। आपने दूसरा कैरेक्टर क्या देखा कि इसके पास क्या प्रेजेंट है, ट्रू, रूट, स्टेम और लीफ। मतलब कि ये थैलोफाइट नहीं है, इसके पास क्या प्रेजेंट है, ट्रू, लीफ, स्टेम और रूट इसके पास प्रेजेंट है। इसका मतलब कि आपने पढ़ा है कि एल्गी और ब्रायोफाइट जो होते हैं ये थैलोफाइटास होते हैं, इनके पास ट्रू टाइप का लीफ, स्टेम और रूट देखने को नहीं मिलता। लेकिन टेरिडो, जिम्नो और एनजीओ के पास ये कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। तो आपको पता चल गया कि आपका जो प्लांट एक्स है वो चाहे तो टेरिडो है, इट इज आइदर टेरिडोफाइट्स, either it is pteridophytes, it is either pteridophytes, either it is gymnosperms, either it is gymnosperms और एंजियोस्पर्म्स। अब आपको पता चल गया है कि ये चाहे तो टेरिडोफाइट्स है, चाहे ये जिम्नोस्पर्म्स है और चाहे ये क्या है, एंजियोस्पर्म्स है। चलिए भैया, इतनी बात पता चल गई। इतने में से हमने दो को तो स्किप किया, हमने इन दोनों का स्किप कर दिया कि नहीं भाई ये एल्गी और ब्रायो नहीं हो सकता, क्योंकि इसके पास क्या है, इसके पास ट्रू टाइप का रूट, लीफ, स्टेम, बाकी चीज़ें प्रेजेंट है। अब हमने और स्टडी करने स्टार्ट की, हमने उसके और कैरेक्टर्स को देखा। और कैरेक्टर्स को हमने जब देखा तो हमने देखा कि इसके पास क्या प्रेजेंट है। अपने प्लांट एक्स को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, ये हमारा प्लांट क्या है, एक्स है। हमने देखा तीसरा कैरेक्टर्स कि ये जो हमारे पास प्लांट है इसके पास क्या प्रेजेंट है, इसके पास मान लो कि इसके पास हम कह सकते हैं कि सीड प्रेजेंट है। इसके पास क्या प्रेजेंट है, सीड होता है। इसके अंदर आपको कंप्लीटली वेल डेवलप्ड टाइप का सीड देखने को मिला। अब आप समझ गए कि सीड कहाँ प्रेजेंट होता है, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म में। ये सारी चीजें अभी हम लोग प्रीवियस फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ के आए हैं, सेकंड सेमेस्टर में, कि ब्रायोफाइट्स, एल्गी, फंगी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो सबके क्या क्या फीचर्स होते हैं, कैसे एडवांसमेंट हुई है। अगर आपने सेकंड सेमेस्टर में हमारे साथ यूट्यूब पे पढ़ाई की होगी तो आपको ये सारी चीजें बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से क्लिस्टर क्लियर होगा। तो यहाँ पे क्या है, ये क्या है, ये सीड है। हमने देखा कि हमारा जो प्लांट एक्स है उसके पास सीड भी प्रेजेंट है। इफ इट इज हैव, मतलब कि इफ आवर प्लांट एक्स हैव सीड, इट मींस इट इज आइदर जिम्नोस्पर्म्स, इट इज आइदर जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म, इट इज आइदर जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। चलिए भैया, अब हमारे पास 5 था, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो। अब हमारे पास सिर्फ 2 बचा है कि चाहे जिम्नो है चाहे एंजियो है। हमने देखा कि हमारा जो प्लांट है उसमें क्या है, ये जो हमारा प्लांट है इसके पास क्या प्रेजेंट है, इसके पास और भी एक स्पेशल चीज़ प्रेजेंट है, जिसे हम लोग कहते हैं कि इसके पास फ्रूट प्रेजेंट है। इसके पास क्या प्रेजेंट है, फ्रूट प्रेजेंट है, या कह सकते हैं इसके फ्लावर्स में क्या है, ओवरी प्रेजेंट है। इसके फ्लावर में क्या है, ओवरी प्रेजेंट है। इसका मतलब कि फ्रूट बनना या ओवरी का पाया जाना सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स का फीचर है। ये किसका फीचर है, एंजियोस्पर्म का। तो हमें इतना तो पता चल गया बाय द बेसिक कैरेक्टर्स, जो कि हमने एक साइटेशन साइट पे जाकर स्टडी की, कि हमारा जो प्लांट एक्स है इट इज अ जिम्नोस्पर्म, सॉरी इट इज अ एंजियोस्पर्म, इट इज अ एंजियोस्पर्म्स। अब एंजियोस्पर्म ही जान लेना बहुत बड़ी बात नहीं है। एंजियोस्पर्म में फर्दर देयर आर मेनी फैमिलीज, मैनी ऑर्डर्स, मैनी मेंबर्स, मैनी जीनस, मैनी स्पीसीज। तो अब हमें ये भी पता करना होगा कि ये किस फैमिली का है, किस ऑर्डर का है, किस जीनस का है, किस स्पीसीज का है। तो ये सारी चीज़ें जानना भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो आइडेंटिफिकेशन से आपको इतना समझ में आया कि आपके पास एक प्लांट था, वो ग्रीन कलर का, मतलब आपके पास एक चीज़ थी जो कि आपको आइडेंटिफाई करनी थी, वो ग्रीन कलर की थी। वो क्या था,
तो आपने समझा कि ये एल्गी ब्रायोटेडो जिम्नो एंजियो में से कुछ एक है। फिर आपने देखा कि इसके पास ट्रू टाइप का रूट, स्टेम और लीफ होता है, इसका मतलब कि ये टेडो जिम्नो एंजियो में से कुछ है। इसके पास सीड है तो ये जिम्नो और एंजियो में से कुछ है, और इसके पास फ्रूट है, इसका मतलब कि ये एंजियो है। अब एंजियो में ये कौन सी फैमिली है, इसके लिए भी आपको उस प्लांट के और अंदर जाके स्टडी करना होगा। जैसे हमने इसको एक बार हमने इरेज करते हैं, अगर आपको इसको स्क्रीनशॉट लेना तो आप जस्ट ले लीजिए, और इसके बाद आगे हम लोग मूव करते हैं कि आगे हम कैसे पता करेंगे कि एंजियोस्पर्म में ये क्या है। ठीक है, तो ये एंजियो हो गया। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। जस्ट सपोज कि ये क्या है, हमारे पास हमारा पहले प्लांट एक्स है, हम अपने एक्स को कैसे भूल सकते हैं, आप भी नहीं भूल पाते हो। तो ये है हमारा प्लांट एक्स, जस्ट जो का पार्ट, ये एक्स जो है ये है हमारा एंजियोस्पर्म। इतनी बात अभी तक हमें पता चली है, हमारा जो प्लांट एक्स था वो क्या है, वो एंजियोस्पर्म है, ये हमें पता है। अब हमने और स्टडी करना स्टार्ट किया, हमने देखा कि ये जो हमारा प्लांट था इसकी जो लीफ थी, हमारा जो प्लांट था इसकी जो लीफ थी वो क्या थी, इनके ऊपर जो वेन्स प्रेजेंट थी, हमारे पास जो लीफ थी इनके ऊपर जो वेन्स थी वो वेन्स कैसी थी, वो रेटिकुलेटेड वेन थी। वो कैसी वेन थी, रेटिकुलेटेड वेन थी। रेटिकुलेटेड का मीन आई होप कि आप सबको पता होगा, अगर नहीं पता है तो रेटिकुलेटेड का मतलब देखो, रेटिकुलेट का हिंदी में मतलब होता है जाल। तो कुछ लीव्स होती है जिनके ऊपर इस तरीके से बीच में मोटी सी वेन होती है, उसके किनारे किनारे इस तरीके से बहुत सारी छोटी छोटी वेन्स होती है, और इसमें इस तरीके से और भी सेपरेशंस होते हैं। तो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड कह सकते हैं जाल का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे आपने बरगद देखा होगा, बरगद की पत्ती, पीपल की पत्ती देखी होगी या आम की पत्ती देखी होगी, तो वो क्या होता है, रेटिकुलेट वेनेशन होता है, उसमें काफ़ी क्लियरली देखने को मिलता है। एक तरीके का और वेनेशन होता है जैसे हम लोग कहते हैं पैरेलल वेनेशन। ये सारी चीज़ें आपने मॉर्फोलॉजी में पढ़ी होगी इन सेमेस्टर ऑफ सेकेंड। तो मॉर्फोलॉजी में हमने पढ़ा था कि पैरेलल वेनेशन और रेटिकुलेट वेनेशन होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये रेटिकुलेट वेनेशन है। और रेटिकुलेट कौन से डिवीजन में मिलता है, रेटिकुलेट आपको उन प्लांट में मिलता है जो कि डाइकोटिलिडन्स होते हैं। इसका मतलब आपको पता चल गया कि आपका जो प्लांट है वो कैसा प्लांट है, वो एंजियोस्पर्म के साथ साथ कैसा प्लांट है, डाइकोटिलिडन्स प्लांट है, मतलब मोनोकोटिलिडन्स ये नहीं है। तो और कैरेक्टराइजेशन हो गया। हम और नीचे आते जाएं, अब हमें पता चला कि ये डाइकोटिलिडन्स है। ठीक है भाई, डाइकोटिलिडन्स है। डाइकोटिलिडन्स में भी तो बहुत सारी फैमिलीज हैं, अब उनमें हम कैसे पता करेंगे। तो मान लो कि ये हमारे पास जो डाइकोट था, इसके पास जो फ्लावर था उसका जो कह सकते हैं उसकी जो सिमेट्री थी वो क्या थी, बाइलेटरल सिमेट्री थी। मान लो हमने देखा कि ये जो फ्लावर था इसके पास क्या थी, बाइलेटरल सिमेट्री थी। दूसरे कलर से लिखते हैं ताकि आपको जो है कि टॉपिक्स में और उसमें अंतर समझ में आए। ये क्या थी, बाइलेटरल सिमेट्री थी। बाइलेटरल का बॉटनी में मतलब होता है जाइगोमाइसिटीज, सॉरी एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक, माइसिटीज तो दूसरे वर्ड होते हैं। जाइगोमॉर्फिक का मतलब होता है कि ऐसा कोई फ्लावर जिसको हम बीच में से कट करते हैं तो वो दो इक्वल हाफ में कट हो जाता है, इसे हम कहते हैं जाइगोमॉर्फिक। तो हमने देखा कि हमारा जो प्लांट था वो जाइगोमॉर्फिक था, मतलब उसकी फ्लावर की जो सिमेट्री थी वो जाइगोमॉर्फिक थी। उसे हम कोई एक सिंगल प्लेन से काट सकते थे कि वो दो इक्वल हाफ में बट जाए। इतनी बात समझ में आई। अच्छा भाई, तो अब हमें इससे और क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी, हमने और कुछ चीज़ देखा। हमने देखा कि इसके पास जो है जो फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स में क्या है, जो आपके पास कैलिक्स है और जो कोरोला है। जो कैलिक्स है और जो कोरोला है वो कैसा है, कैलिक्स और कोरोला में हमने देखा कि हमारे पास चार की ग्रुपिंग देखने को मिलती है। 4 कैलिक्स 4 कोरोला, इस तरीके से हमें ग्रुपिंग देखने को मिलती है। और हमने देखा कि हमारे पास जो एंडोसियम है, जो मेल पार्ट है, वो क्या है, एंडोसियम जो है वो कैसा है, वो है हमारे पास 2+4 के फॉर्म में, 2+4 के फॉर्म में टेट्राडाइमोनमस कंडीशन आपको देखने को मिलती है। तो ये सारे फीचर्स देख के आपको क्या लग रहा है कि ये कोई फेबेसी फैमिली है। मान लिया आपने उसको रूट को देखा तो उसमें आपको दिखा कि नोड्यूल्स वगैरह देखने को मिलते हैं। तो ये फीचर है किसका, फेबेसी फैमिली का। तो फेबेसी फैमिली, सॉरी ये फेबेसी फैमिली का नहीं, ये ब्रेसिकेसी फैमिली का फॉर्मेशन फीचर्स है। यहाँ पे नोड्यूल्स वगैरह नहीं बनते। ये सारे फीचर्स देख के आपको लग रहा है कि ये ब्रेसिकेसी फैमिलीज का है। तो इस तरीके से उसकी और डिटेल स्टडी कर करके हम लोग जो है कि आइडेंटिफिकेशन की सहायता से, कैरेक्टराइजेशन की सहायता से क्लासिफिकेशन तक पहुंचते हैं। देखिए, आपने एक प्लांट लिया था और किस तरीके से आपने उसके कैरेक्टर्स को नोट करते गए और आपको पता है कि ये कैरेक्टर किसके पास होते हैं, किसके पास होते हैं। तो इस तरीके से आप एक लास्ट पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। लेकिन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कंप्लीट मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी,
टर्म्स आपके बॉटनी के और आपकी बॉटनी में और भी सारी जो चीज़ें होती है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी आप ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं और ऐसे बॉटनी के अप्रोचेस को यूज़ करके क्लासिफिकेशन में अपना जो है वर्चस्व स्थापित कर सकते हैं और बता सकते हो कि ये प्लांट कैसा है। समझ में आ रही बात? तो ये तरीका है किसका, क्लासिफिकेशन का। मैंने अपनी साइड से ट्राई किया है माय बेस्ट कि आपको समझ में आए कि व्हाट इज द मीन ऑफ आइडेंटिफिकेशन। आप कैसे चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हो कि ये सिमिलर है या नहीं सिमिलर है, जो प्लांट स्पीसीज या प्लांट ग्रुप के बारे में आप जानते हो। ये जो बोर्ड पे लिखा है जस्ट फॉर योर नोट्स, या फिर आप नोट्स खुद से बनाए, दैट इज मोर बेटर देन दैट। मैं नहीं चाहती कि आपके नोट्स में यही चीज़ें लिखी हों जो मैंने बोर्ड पे लिखी हैं। आपके नोट्स में वो चीज़ें लिखी होनी चाहिए जो आपको समझ में आती हैं, जो आपने बोर्ड से चीज़ों को समझी, इन योर लैंग्वेज यू शुड राइट इन योर नोटबुक, तो वो बेस्ट नोट कहलाती है। नेक्स्ट में आइडेंटिफिकेशन के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन। अब देखिए हमने क्या किया कि हमने देखा कि इसके पास कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, हमने उसका आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टराइजेशन कर लिया। उसके बाद हमें इसे करना है क्लासीफाई, कि पहले से जो प्रेजेंट चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि कोई क्राइम होता है तो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उसका हुलिया बनवाते हैं। जैसे किसी ने उसको देखा है उस क्राइम को, या जो जिसने वो क्राइम किया उसके बारे में किसी को पता है, तो पहले लोग हुलिया बनवाते हैं, पुलिस वाले स्केच वालों को बुलाते हैं और हुलिया बनवाते हैं, और उनके पास एक फ़ोटो बन जाती है कि ऐसा कोई बंदा था जिसने ये काम किया है। सीरियसली अगर मुझे कोई कहे कि मैं अगर किसी इंसान को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ और कोई पेंटर मुझे कहे कि आप हुलिया बता दीजिए, तो मैं तो कभी नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि मैं इतना ध्यान से मुझे समझ में आता है कि क्या ही लोग बताते हैं, लेकिन प्रॉपर हुलिया बन जाता है। तो आई होप कि ये भी स्पेशल टाइप का टैलेंट हो। सो इट्स जोक्स अपार्ट, तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या है, हुलिया बनती है। उसके बाद पुलिस उस चीज़ को अपने रिकॉर्ड में मैच करता है। हमने आइडेंटिफिकेशन किया और एक ऐसे कैरेक्टर्स के ऊपर पहुंचे जहाँ पे हमें ये सारे कैरेक्टर थे, मतलब हमारा जो स्पेसिमेन था, हमारा जो ऑर्गेनिज्म था वो लिविंग ग्रीन था। उसके बाद हमने देखा कि उसके पास 2 टाइप की रूट लीफ थी। तो ये सारी चीज़ें हमने पहले ही आपको बता दिया कि एल्गी है, ब्रायो है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन जब तक मान लो कि आप क्लासीफाई नहीं कर रहे हो, आप स्टडी नहीं कर रहे हो, मैच नहीं करा रहे हो, तो आपको कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए और साइंटिस्ट क्या करते हैं कि पहले से जो क्लासिफिकेशन दी है उनके कैरेक्टर को जिस तरीके से मैंने आपको सेपरेट कर करके बताया, उस तरीके से सेपरेट कर करके बताते हैं कि ये किस किंगडम का है, किस डिवीजन का है, किस जो है कि ऑर्डर का है, किस फैमिली का है, किस जीनस का है, किस स्पीसीज का है। इस तरीके से उनका एक सीक्वेंस, एक हायरार्की मेंटेन करते हैं, जिसे हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। दिया क्या है, आफ्टर द आइडेंटिफिकेशन के बाद नाउ द ऑर्गेनिज्म क्लासीफाई फॉर इट रिजेंबल ऑफ डिफरेंट टैक्सॉन पॉसिबल। अब हम इस ऑर्गेनिज्म को जिस टैक्सॉन में ये पॉसिबल होगा इसके कैरेक्टर के हिसाब से, उसे वहां पे क्लासीफाई करते हैं। इफ ऑर्गेनिज्म मे नॉट रिजेंबल एनी नोन टैक्सॉन और ग्रुप, अगर आपका जो ऑर्गेनिज्म है वो किसी भी टैक्सॉन के कैरेक्टर से सिमिलर नहीं दिखाता है, उसमें कुछ अलग चीज है, वो जैसे मेरी वाली अलग है वैसे ही ये भी अलग है, तो हम क्या करते हैं, उसे एक नए टैक्सॉन में बना देते हैं और एक नया टैक्सॉन, एक नया ग्रुप बना के उसे उसमें सेटल डाउन कर देते हैं। तो ये क्या है, ये है आपका क्लासिफिकेशन। मैंने आपको जो बताया ना कि ये ग्रीन है, इसका मतलब कि प्लांट है। ये जो है कि इसके पास जो है कि ट्रू कह सकते हैं, इसके पास ट्रू रूट्स लीफ वगैरह है। तो ये क्या है, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो ये टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में जो हमने एक तरीके से सेपरेशन किया ना, ये ही एक प्रकार का क्लासिफिकेशन है कि हमने देखा कि ये कैरेक्टर किसके पास है, उसमें से हमने और देखा कि ये कैरेक्टर किसके पास है, और इसी को हम लोग कहते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन अगर आपने बेसिक्स क्लास में पढ़ा होगा तो आपने ये चीज़ जानी होगी कि जब हम क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिज्म को तो वहां पे टेक्सा का फॉर्मेशन होता है। टेक्सा क्या होता है, सिमिलर कैरेक्टर्स वाला एक ग्रुप होता है। टेक्सा कोई एक पर्टिकुलर हायरार्कीज नहीं होती, एक कंप्लीट फैमिली को भी हम एक टेक्सॉन कह सकते हैं, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं। एक जीनस को भी हम एक टेक्सॉन कह सकते हैं, कि स्पीसीज को भी हम एक टेक्सॉन कह सकते हैं, किंगडम को भी हम एक टेक्सॉन कह सकते हैं। टेक्सॉन का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स इंडिविजुअल। सिमिलर कैरेक्टर्स के इंडिविजुअल का जो ग्रुप होता है इट्स कॉल्ड अ टेक्सॉन। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसको और एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा बिफोर द नॉमेनक्लेचर। ये क्या है कि आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करते हैं तो सबसे ऊपर हम लिखते हैं क्या, किंगडम। सबसे ऊपर हम क्या लिखते हैं, किंगडम। उसके बाद हमने क्या लिखा, फाइलम। फाइलम के बाद क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। ये बेसिक हायरार्कीज है जिसके हिसाब से हम क्लासिफिकेशन करते हैं। अगर हमें बोर्ड पे लिखना हो तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, किसी भी चीज़ का क्लासिफिकेशन करते हैं तो पहले किंगडम लिखते हैं,
पहले किंगडम, किंगडम का मतलब नॉर्मली क्या होता है, साम्राज्य, तो ये पहले किंगडम होता है। किंगडम के बाद फाइलम होता है इन केस ऑफ एनिमल्स, और इन केस ऑफ प्लांट वी विल यूज इंस्टेड ऑफ फाइलम इट इज वर्ड डिवीजन। डिवीजन के बाद नेक्स्ट वर्ड आता है क्लास, क्लास के बाद नेक्स्ट वर्ड आता है ऑर्डर, ऑर्डर के बाद नेक्स्ट वर्ड आता है फैमिली, फैमिली के बाद नेक्स्ट वर्ड आता है जीनस, जीनस के बाद नेक्स्ट वर्ड आता है स्पीसीज, जीनस के बाद नेक्स्ट वर्ड आता है स्पीसीज। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि मान लो एक किंगडम पूरी दुनिया है, एक किंगडम को एक पूरी दुनिया से कंपेयर करके समझ सकते हो, या कह सकते हैं पूरे अर्थ से कंपेयर करके समझ सकते हो। एक फाइलम या एक डिवीजन को कह सकते हो कि ये एक कॉन्टिनेंट है, ये एक कॉन्टिनेंट है, जैसे एशिया, यूरोप, इस तरीके से एक महाद्वीप है। उसके बाद क्लास आप समझ सकते हो छोटे छोटे द्वीप्स हैं, उस द्वीप्स में आप समझ सकते हो ऑर्डर क्या है, एक छोटे छोटे देश हैं, उस देश में क्या है, फैमिलीज हैं, बहुत सारे राज्य हैं, बहुत सारे घर हैं, उन फैमिलीज में भी बहुत सारे जो हैं कि एक सिमिलर एज के लोग होते हैं। उसके बाद भी उसमें भी आप एक इंडिविजुअल हो। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप जो है, एक बार मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके, खाली स्लाइड पे लेके चल के समझाती हूँ, तब आपको शायद चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। और यहाँ पे आने का मतलब यही है कि आपको जाने के बाद किसी भी टॉपिक में कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। और डाउट क्लियरिंग सेशंस तो आपके होंगे ही, आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए। तो डाउट क्लियरिंग सेशन में सारे बच्चों को आना है। होता क्या है कि सबसे पहले हम जब स्टडी करना स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द किंगडम, या फिर फर्स्ट वी विल राइट अबाउट द किंगडम। जब भी हम कोई क्लासिफिकेशन लिखते हैं तो पहले किंगडम लिखते हैं, किंगडम के बाद हम डिवीजन लिखते हैं। इन केस ऑफ प्लांट, आपने प्लांट के समय में डिवीजन वर्ड यूज़ किया होगा, और जब एनिमल्स का क्लासिफिकेशन करते हैं तो फाइलम। तो हम तो यहाँ पे दोनों के बारे में बता देंगे। किंगडम हो गया, फाइलम हो गया, नेक्स्ट में आपका आता है क्लास, क्लास के बाद आता है आपका ऑर्डर, ऑर्डर के बाद आपका आता है फैमिली, फैमिली के बाद आता है आपका जीनस, जीनस के बाद आपका आता है स्पीसीज। अब एक और चीज़ आपको याद रखनी है, मान लीजिए कि हम किंगडम को कंपेयर करते हैं पूरी दुनिया से या पूरे अर्थ से, कंप्लीट अर्थ से, ठीक है। हमने डिवीजन या सब डिवीजन को कैसे किया, कॉन्टिनेंट से, कॉन्टिनेंट से कंपेयर किया। अब इसका मतलब समझिए कि क्यों हम कंपेयर कर रहे हैं, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। कॉन्टिनेंट में क्या है, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, कॉन्टिनेंट में क्या है, बहुत सारी कंट्री हैं। कंट्री के अंदर क्या है, बहुत सारे कंट्री के अंदर मान लो स्टेट है, एक कंट्री के अंदर बहुत सारे स्टेट हैं, उस स्टेट के अंदर बहुत सारी फैमिलीज़ हैं, बहुत सारी फैमिली है, उस फैमिली के अंदर जो है बहुत सारे एज ग्रुप के लोग हैं, बहुत सारे एज ग्रुप के लोग हैं, और उसी फैमिली में एक आप हो, उसी फैमिली में एक यू आर द वन। अब इस बात को समझते हैं, एक किंगडम है जिसे हमने कंपेयर किया है पूरे अर्थ से या पूरी दुनिया में जितने भी ह्यूमन रहते हैं मान लो उनसे, इसके साथ इसका एक अर्थ पे बहुत सारे कॉन्टिनेंट हैं, एक अर्थ पे बहुत सारे कॉन्टिनेंट, हमारे अर्थ पे क्या है, बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स हैं। उसी तरीके से एक किंगडम में बहुत सारे डिवीजन या बहुत सारे फाइलम हो सकते हैं। नेक्स्ट में मूव करते हैं, जिस तरीके से कॉन्टिनेंट में बहुत सारी कंट्रीज होती हैं, उसी तरीके से एक फाइलम में, एक डिवीजन में बहुत सारी क्लासेस होती हैं। जिस तरीके से कंट्री में बहुत सारे स्टेट होते हैं, उसी तरीके से क्लास में बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं। जैसे ही एक स्टेट में बहुत सारी फैमिलीज होती हैं, वैसे ही एक ऑर्डर में बहुत सारी फैमिली होती हैं। एक फैमिली में जैसे बहुत एज के लोग होते हैं, जैसे कुछ छोटे बच्चे हैं उस फैमिली में, कुछ हमारे आपके एज के हैं, कुछ मम्मी पापा आपके हैं, कुछ आपके ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर हैं, तो अलग अलग एज के लोग होते हैं। आगे एक फैमिली में एक सिंगल पर्सन, मान लीजिए आप अपने बारे में बात करें तो वो एक स्पीसीज है, मतलब एक जीनस में भी कई स्पीसीज होते हैं। अब एक बात आपको याद रखनी है कि जब आप बात करते हो आप में और आपके घर में जो अलग अलग एज के लोग हैं उनमें काफ़ी हद तक सिमिलरिटीज़ हैं एज़ कम्पेयर टू पूरी दुनिया में रहने वाले लोग। जैसे हमारा एक कल्चर है, हमारा एक उठने बैठने का तरीका है, घर के एक संस्कार हैं, तो वो पूरी फैमिली वालों के लिए एप्लीकेबल है। जैसे आपके घर में है कि आपको 5 बजे सबको उठना है, तो सारे लोग 5 बजे उठ जाते हैं, खाना पीना है, आपका डाइट अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है, तो काफ़ी हद तक सिमिलरिटीज़ होती हैं जीनस और स्पीसीज के बीच में। जब आपका कंपेयर आपकी पूरी फैमिली के साथ किया जाता है, मान लो कि आपकी एक कंप्लीट फैमिली है, चाचा चाची बुआ सब पूरे फैमिली पूरी है, तो उसमें क्या है कुछ लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अलग होता है, कुछ लोगों का बिल्कुल सेम होता है, तो इसमें क्या है कि सिमिलरिटीज, इसमें क्या है डिससिमिलरिटीज और बढ़ती जा रही हैं। जब आपका कंपेयर किया जाएगा पूरे स्टेट से, तो स्टेट में पॉवर्टी लेवल अलग अलग है, एजुकेशन लेवल अलग अलग है, कल्चर अलग अलग है, तो इसमें डिफरेंसेस और ऊपर जा रहे हैं। जब आपका कंपेयर किया जाएगा पूरे देश से, पूरे देश में क्या है हजारों, हमारे इंडिया में तो कहते हैं कि यूनिटी है, बहुत सारे धर्म है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम लोग क्या है अनेकता
विविधता में एकता वाले देश हैं। तो हमारे अंदर तो और डिसिमिलरिटीज हैं। जब हम एक कंट्री को, जब हम आपको कंपेयर करेंगे पूरे कॉन्टिनेंट से तो और डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। जब हम आपको कंपेयर करेंगे पूरे अर्थ से तब तो और डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। तो इन शॉर्ट में आप ये कह सकते हो कि जब हम यहाँ से यहाँ स्टडी करते हैं, चाहे हम आपका कंपेयर अर्थ से करें, चाहे हम आपके घर में जो अलग अलग एज के ग्रुप के लोगों का कंपेयर अर्थ में करें या फिर उनका कंपेयर फैमिली में करें, जितने पास पास ये लोग प्रेजेंट होंगे उनके बीच में कैरेक्टर उतने ही सिमिलर होंगे। मतलब जब हम इधर से इधर जाते हैं तो क्या इंक्रीज होता है? डिसिमिलरिटीज इंक्रीज होती हैं। व्हेन वी मूव फ्रॉम लोअर टू हायर रीजन देन क्या इंक्रीज होता है? डिसिमिलरिटीज। ये मैंने फ्लो में बहुत ज़्यादा मोटा लिखना स्टार्ट कर दिया था। ये क्या इंक्रीज होता है? डिसिमिलरिटीज इंक्रीज होनी स्टार्ट होती है। और यही डिसिमिलरिटीज आपको इस केस में भी देखने को मिलेगी। यही डिसिमिलरिटीज आपको इस केस में भी देखने को मिलेगी। जब आप यहाँ से यहाँ मूव करोगे ना, एक स्पीसीज, एक जिस जीनस के अंदर का वो स्पीसीज है वो काफ़ी हद तक सेम होते हैं, लेकिन एक फैमिली में काफ़ी डाइवर्स टाइप की जीनस और काफ़ी डाइवर्स टाइप की स्पीसीज देखने को मिलेंगे। एक ऑर्डर में कई सारी फैमिली देखने को मिलेंगी जिसमें कुछ ना कुछ अंतर होगा। एक क्लास में बहुत सारे ऑर्डर देखने को मिलेंगे जिसमें बहुत अंतर होगा। एक क्लास को अगर आप एक स्पीसीज से कंपेयर करते हो ना तो वैसे ही रहेगा जैसे आप अपने आप को पूरी दुनिया के साथ कंपेयर करना चाहते हो। भले ही आप एक ही कंट्री के हो, आप इंडिया के ही हो, लेकिन आप में और इंडिया के सारे पर्सन में देयर आर वेरी डिफरेंट, बहुत सारे डिफरेंस है। उसी तरीके से क्लास का जो एक स्पीसीज है, जैसे मान लो कि ये कोई क्लास है, जैसे मान लो कि ये कोई एल्गा का क्लास है, मान लो ये फाइकोमाइसिटीज है, तो फाइकोमाइसिटीज में बहुत सारे स्पीसीज हैं। एक जीनस में ही कई सारी स्पीसीज होती हैं, तो उन स्पीसीज में बहुत सारी डिफरेंसेस होंगी। जैसे कि आप इस क्लास में मान लो कि 200 स्पीसीज है, तो वो स्पीसीज एक दूसरे से काफ़ी डाइवर्स होंगी। भले ही वो एक क्लास का मेंबर है, वो एल्गी है, उनका जो फूड मटेरियल हो सकता है, स्टोरेज वगैरह सेम हो, लेकिन फिर भी उनके अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। तो जैसे हम मूव करते हैं नीचे से ऊपर की साइड, यहाँ पे डिसिमिलरिटीज इंक्रीज होती हैं, और जैसे ही हम मूव करते हैं कहाँ से, ऊपर से लेके नीचे तक, इसको मैं इरेज करती हूँ ताकि हमें थोड़ा सा स्पेस मिल जाए। जब हम मूव करते हैं कहाँ से, नीचे से लेके ऊपर तक, व्हेन वी मूव फ्रॉम ऊपर से नीचे, मतलब कि जब हम ऊपर वाले बड़े वाले साइड से नीचे वाले छोटे वाले साइड में आते हैं तो यहाँ पे इंक्रीज होती है सिमिलरिटीज। यहाँ पे क्या इंक्रीज होती है? सिमिलरिटीज। यहाँ पे इंक्रीज होती है सिमिलरिटीज। तो यहाँ से जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो सिमिलरिटीज बढ़ती हैं, और जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो डिसिमिलरिटीज बढ़ती हैं। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, और मैंने अपने साइड से 200% दिया है ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए। अगर आपको आ चुका है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया है तो एक बार फिर से वीडियो देखिएगा। अगर फिर भी नहीं आया है तो डाउट क्लियरिंग सेशन तो आपके लिए है ही, वहाँ पर पूछ लीजिएगा। तो ये है आपके पास क्लासिफिकेशन का एक हायरार्कीज जो कि कैरोलस लिनियस जी ने दिया था। अब इस कंपोनेंट ऑफ टेक्सोनॉमी का जो लास्ट टॉपिक है वो है आपका नॉमेनक्लेचर। वो टॉपिक क्या है? नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण पद्धति। जो बच्चे हिंदी में पढ़ेंगे तो क्या कहते हैं? नामकरण पद्धति। तो नामकरण पद्धति की एक अपनी हिस्ट्री है, एक अपना इतिहास है। पहले नामकरण पद्धति एक सिंगल वर्ड से होती थी, फिर कैरोलस लिनियस ने एक डबल वर्ड दिया, फिर कुछ साइंटिस्ट ने 3 वर्ड दिए, फिर उस तरीके से एक लंबी सी सीक्वेंस देनी जाए, जिसमें से कि मोस्ट एक्सेप्टेड जो तरीका था वो कैरोलस लिनियस द्वारा दिया हुआ द्विनामकरण पद्धति, जिसे हम लोग कहते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, वो है। क्यों नॉमेनक्लेचर इंपॉर्टेंट है? मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि आप जब पूरे इंडिया से या पूरे वर्ल्ड से जब कन्वर्सेशन करते हो तो आपकी लैंग्वेज सेम होनी चाहिए। आप जिस चीज़ को जिस फॉर्म में आप एक्सप्लेन कर रहे हो, सामने वाला भी उसे अंडरस्टैंड कर सके, इसलिए हम नॉमेनक्लेचर करते हैं। जैसे इंग्लिश क्या है? इंग्लिश इज अ इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो हर कंट्री में अगर आप पढ़े लिखे लोग हैं या ऐसे लोग हैं जिनसे आप इंग्लिश में बात करते हो तो आपकी बात समझी जा सकती है, लेकिन अब वहाँ पे आप जाके तेलुगु, मद्रास, अपना पंजाबी, हिंदी, मतलब भोजपुरी, उर्दू बोलोगे थोड़ी ना वो समझ पाएंगे, या फिर उनकी जो लैंग्वेज है चाहे जापानीज़ हो, चाइनीज़ हो, तो हम नहीं समझ पाएंगे। लेकिन इंग्लिश अप्रॉक्सीमेटली थोड़ा बहुत हर कंट्री में सबके पास है। तो ये क्या है? ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। उसी तरीके से जो बायोलॉजिकल लैंग्वेज है, जो आपकी बॉटनिकल लैंग्वेज है, जो जूलॉजिकल लैंग्वेज है, इट इज एक्सप्लेन बाय द नॉमेनक्लेचर। ताकि आप अगर पाइसम सटाइवम कह रहे हो तो उनके दिमाग में पी के बारे में जा रहा है। अगर आप जो कह रहे हो हिबिस्कस रोदा साइनेंसिस तो वो गुड़हल के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप कह रहे हो मान लो कि सोलेनम ट्यूबरोशियम के बारे में तो वो आलू के बारे में समझें।
ऐसा नहीं कि आप आलू कह दो, उनके यहाँ आलू को कुछ और कहते हैं, तो ऐसी चीज़ें तो ऐसे तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। दिस इज द रीजन वाई द नॉमेनक्लेचर विल स्टार्ट। नॉमेनक्लेचर क्या है, या कह सकते हैं आफ्टर क्लासिफिकेशन द करेक्ट नेम गिव टू ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन रूल्स एंड कन्वेंशन ऑफ द नॉमेनक्लेचर। आपको बाय रूल, जो सारे रूल्स बनाए गए उनके हिसाब से किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफिकेशन के बाद एक नाम देने की जो प्रक्रिया होती है उसे नॉमेनक्लेचर कहते हैं। नॉमेनक्लेचर आप ऐसे नहीं दे सकते, आपके लिए बहुत सारे उसके लिए रूल्स बनाए गए, उन सारे रूल्स को आपको फॉलो करना होगा। देन यू गिव अ नेम फॉर अ न्यूली डिस्क्राइब स्पीसीज या न्यूली डिस्क्राइब ऑर्गेनिज्म। सबसे पहला रूल क्या है एक बार समझते हैं, पहले समझ लेते हैं, फिर बोर्ड पे जो चीज़ें लिखी है वो तो आपको दिखी जाएंगी। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या है, ये कैरोलस लिनियस ने दिया था, जिन्हें हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, जिन्हें हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी या फिर फादर ऑफ सिस्टमैटिक बॉटनी। इन्होंने कहा था कि हर ऑर्गेनिज्म के 2 वर्ड से मिलकर नाम बनेंगे। हर ऑर्गेनिज्म का जो बाइनोमियल नॉमिनल सिस्टम से नाम होगा, बाइनोमियल मतलब 2 नाम, द्विनामकरण पद्धति, हिंदी में अगर आप कहोगे तो द्विनामकरण पद्धति, तो 2 नाम होंगे। एक नाम उनके जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा नाम उनके स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेगा। जीनस और स्पीसीज, जीनस वाला जो वर्ड होगा उसका जो पहला लेटर होगा, पहले हम जीनस लिखेंगे फिर हम स्पीसीज लिखेंगे। जीनस का जो पहला वर्ड होगा वो कैसा होगा, कैपिटल फॉर्म में होगा, और स्पीसीज का जो पहला लेटर होगा वो कैसा होगा, स्मॉल फॉर्म में होगा। इतनी बात समझ में आई। कैरोलस लिनियस ने कहा कि हर ऑर्गेनिज्म के 2 नाम होंगे, पहला नाम उसका जीनस होगा, दूसरा नाम उसका स्पीसीज होगा। जीनस क्या होगा, उसका पहला लेटर हम कैपिटल में लिखेंगे और स्पीसीज का पहला लेटर हम स्मॉल में लिखेंगे। इतनी बात समझ में आई। इसे हम इटैलिक लैंग्वेज में लिखेंगे, या फिर अगर हम आप इसे हाथ से लिखते हैं तो इसके नीचे अंडरलाइन करेंगे। कभी भी जब हम नॉमेनक्लेचर के हिसाब से जब बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर करते हैं, लिखते हैं, तो उसके नीचे अंडरलाइन करते हुए आपने देखा होगा। दूसरी बात है, या कह सकते हैं तीसरी बात है, कि इसके बाद कभी कभी आपको लास्ट में जिस साइंटिस्ट ने ये नाम दिया था उनका नाम एब्रिवेटिव फॉर्म में, मतलब शॉर्ट फॉर्म में आपको देखने को मिलता है। जैसे लिनियस जी ने बहुत सारे नाम दिए हैं, तो शॉर्ट में आपको कहीं पर लिन देखने को मिलेगा, तो लिन का फुल फॉर्म क्या है, लीनियस। तो शॉर्ट फॉर्म में साइंटिस्ट के नाम के एब्रिवेटिव आपको देखने को मिलते हैं। और क्या है, इनके बीच में कोई भी कॉमा वगैरह कोई भी ऐसा सिंबल्स बनाना अलाउ नहीं है, ये सही नहीं माना जाता। तो देखते हैं कि करके बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर गिव बाय कैरोलस लिनियस, किसके द्वारा दिया गया था, कैरोलस लिनियस ने। उनकी बुक क्या है, स्पीसीज प्लैंक्टेरम। इनके बुक क्या है, स्पीसीज प्लैंक्टेरम। स्पीसीज प्लैंक्टेरम क्यों, क्योंकि इन्होंने मेनली जो फोकस किया था वो जीनस और स्पीसीज के ऊपर किया था, तो इनके जो बुक का नाम है वो स्पीसीज प्लैंक्टेरम, ऐसे आप याद कर सकते हो। आगे क्या दिया है, देयर आर फॉलोइंग सम रूल्स रिगार्डिंग द बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। आगे आपको कुछ नियम दिए गए हैं जो कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को एक्सप्लेन करते हैं। देयर द फर्स्ट रूल ये है कि आपका जो नाम होगा वो 2 वर्ड्स में होगा। पहला नाम जो होगा वो जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, जिसे हम जेनेरिक नेम कहते हैं, और दूसरा नाम जो होगा वो हमारे स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेगा, जिसे हम स्पेसिफिक नेम या स्पेसिफिक एपिथेट कहते हैं। थर्ड में क्या है, जो जेनेरिक वर्ड का जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा, और जो स्पीसीज होगा उसका पहला लेटर स्मॉल होगा। उसके बाद चाहे तो हमें नाम को अंडरलाइन करना होगा, या फिर इसे हम लोग इटैलिक में लिखेंगे, वो भी अंडरलाइन, जीनस का अंडरलाइन अलग, स्पीसीज का अंडरलाइन अलग। ये नहीं कि जीनस और स्पीसीज को ऐसे अंडरलाइन कर देंगे, नहीं, अलग अलग अंडरलाइन करना होता है। नेक्स्ट में क्या है, generally the name of author given the name is written after the species epithet in abbreviative form or in full form। साइंटिस्ट का नाम जनरली जो है नाम के लास्ट में लिखा रहता है, एब्रीवेटिव फॉर्म से मोस्टली लिखा था, फुल फॉर्म में बहुत कम लिखा था। जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी लिखा होता है मेंजीफेरा इंडिका, लिखा होता है मेंजीफेरा इंडिका लिन, इस तरीके से, यहाँ से ऐसे और ऐसे, और ये यहाँ पे इस तरीके से फुल फॉर्म कैपिटल में लिखा रहेगा। तो ये क्या है, यहाँ पे ये लिन का एब्रीवेटिव फॉर्म में जो लिखा है, ये इसका मतलब है कि ये नाम लिनियस जी ने दिया था। दिया है नो कॉमा हाइफन, कोई भी ऐसा सिंबल आपको स्पीसीज और ऑथोरिटी के बीच में नहीं लगाना है, कोई भी सिंबल वगैरह आपको नहीं लगाना है। द डिफरेंट नेम गिवन टू सेम स्पीसीज बाय डिफरेंट वर्कर्स आर कॉल्ड साइनोनिम्स। अगर एक ही स्पीसीज के लिए, एक ही चीज़ के लिए साइनोनाइम्स, अगर एक ही चीज़ के लिए 2 नाम दे दिए गए हैं तो उससे हम लोग कहते हैं कि एक दूसरे के साइनोनाइम्स हैं। और जो
पहले नियम दिया गया है, इसे हम लोग कहते हैं रूल्स ऑफ प्रायोरिटीज। जिसने पहले नियम दिया है उसी नाम को सही समझा जाएगा। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। ये जो नॉमेनक्लेचर का मेथड है ये पूरी वर्ल्ड में या पूरी दुनिया में एक्सेप्टेड नॉमेनक्लेचर का मेथड है। यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, फुल फॉर्म्स अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला है ICBN, जिसे कहते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ICN मतलब इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड ऑफ जो नॉमेनक्लेचर, इसी के दो पार्ट्स हैं, एक इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल और एक जूलॉजिकल। ICN के ही दो पार्ट्स हैं, एक में हम बॉटनिकल स्टडी करते हैं, एक में हम लोग जूलॉजिकल स्टडी करते हैं। बॉटनी में ही हम लोग एल्गी फंगी को भी इंक्लूड करके रखते हैं। अगर आपको वायरसेस की नॉमेनक्लेचर करनी है तो इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरस क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरस नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, ठीक, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर तो ICVCN। और वहीं पे आपका जो बैक्टीरिया है तो इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, वहाँ पे ICBN था जहाँ पे हम बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर कह रहे थे, और यहाँ पे NB है, पहले N है फिर B है, तो नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, क्योंकि बॉटनी और बैक्टीरिया दोनों स्टार्ट विद B, तो एक में B आगे रखा गया, एक में B पीछे रखा गया है। तो ये कुछ फुल फॉर्म्स थे जो अक्सर एग्जाम में पूछ जाते हैं। आपको कुछ और चीज़ मैं दिखाती हूँ। देयर आर सम प्रॉब्लम्स या देयर आर सम जो है कि प्रॉब्लम्स इन टेक्सोनॉमी। सिग्निफिकेंट की पहले बात करते हैं, टेक्सोनॉमी की क्या सिग्निफिकेंस है। ड्यूरिंग 18th सेंचुरी या 19th सेंचुरी हमने देखा था कि जो स्टडी हुई थी टेक्सोनॉमी की, उसमें मेनली हमने ध्यान दिया था किसके बारे में, कि प्लांट कैसा दिखता है अकॉर्डिंग देयर मॉर्फोलॉजी। लेकिन जैसे जैसे हमारी स्टडी बढ़ती गई, साइंटिस्टों का इंटरेस्ट इस बात में हुआ कि इस प्लांट का ओरिजिन कहाँ से हुआ था, ये प्लांट यहाँ से कहाँ कहाँ गए थे, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ था। इस तरीके से देयर आर मेनी क्वेश्चन which is arises in mind of the scientist। तो टेक्सोनॉमी स्टार्टिंग में तो शुरू हुई थी सिर्फ इसलिए ताकि हम चीज़ों को जान सके, एक नाम दे सके, हम अपनी बात को समझ सके। लेकिन ये बहुत बड़ी जो है कि कह सकते हैं ब्रांच ऑफ साइंस बन चुकी थी, जिसमें हमें कैसे प्लांट का ओरिजिन हुआ, फाइटोजियोग्राफी क्या है, मतलब कैसे प्लांट कहाँ पे मिलते हैं। अगर आपको पता करना है कि कैसे प्लांट कहाँ पे मिलते हैं तो उसके लिए आपको इकोलॉजी भी पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको जानना है कि ऐसे प्लांट अगर यहाँ मिलते हैं तो इनके अंदर क्या क्या एडेप्टेशन होंगे, तो आपको मॉर्फोलॉजी पढ़ना होगा, एनाटॉमी पढ़ना होगा। तो टेक्सोनॉमी इज जस्ट नॉट लिमिटेड इन द ब्रांच ऑफ टेक्सोनॉमी। अगर आपको टेक्सोनॉमी समझना है तो आपको इकोलॉजी आनी चाहिए, आपको जो है मॉर्फोलॉजी आनी चाहिए, आपको एनाटॉमी आना चाहिए, आपको इकोलॉजी, आपको जो है कि एक जियोग्राफी का बेसिक आइडिया होना चाहिए, आपको वहाँ की वाटर अवेलेबिलिटी जाननी होनी चाहिए, आपको वहाँ का हिस्ट्री पता होना चाहिए। तो आप जब सारी चीज़ें जानते हैं तब आप फाइटोजियोग्राफी, आप उसकी जो है कि डिस्ट्रीब्यूशन, ओरिजिन, स्ट्रक्चर, आप सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो टेक्सोनॉमी एक नॉट कंप्राइज या कह सकते हैं बस नाम देना, उसे खोजना, क्लासिफिकेशन करना ही नहीं है। यहाँ पे हमें क्या क्या जानना होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट, जियोग्राफिकल एरिया, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, और सारी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन मिलती है। और आपको अगर सारी चीज़ें पता है तभी आप टेक्सोनॉमी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। और यहाँ पे इवोल्यूशनरी ट्रेंड वगैरह के बारे में भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो सारी चीज़ें हुई थी तब इवोल्यूशन जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, क्योंकि इवोल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट तो लामार्क और डार्विन ने सामने रखा था। उसके पहले तो भगवान ने दुनिया बनाई थी ना भाई, उसके बाद तो इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट आया। तो जो क्लासिफिकेशन उनके पहले के दिए हुए हैं उसमें इवोल्यूशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन अब उन सारी चीज़ों को यहाँ पे ऐड करके हमें टेक्सोनॉमी पढ़नी पड़ती है। सिग्निफिकेंट की बात करें तो टेक्सोनॉमी आपके अर्थ को समझने में, उनके नाम देने में, उनके हैबिटेट देने में आपको हेल्प करती है। ये आपको इन्फॉर्मेशन देती है कि कोई जो फ्लोरा है वो कहाँ पे बनता है, कहाँ पे उनका ओरिजिन हुआ होगा, कैसे उस टाइम रिसोर्सेज रहेंगे, क्या कंडीशन रही होगी, कैसी कंडीशन में वो सर्वाइव करते हैं। दिस इज ऑल इन्फॉर्मेशन यू कैन गैदर विद द हेल्प ऑफ टेक्सोनॉमी। आपको टेक्सोनॉमी से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल भी सकती है, और टेक्सोनॉमी को पढ़ने के लिए आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आनी भी चाहिए। इसीलिए बहुत सारे बच्चों का बहुत डर रहता है कि मैम फैमिलीज कैसे पढ़ेंगे, मैम टेक्सोनॉमी कैसे कंप्लीट करेंगे, ये तो बहुत रटने वाला सब्जेक्ट है। दिस सब्जेक्ट इज नॉट अबाउट द जो कह सकते हैं कि लर्निंग, ये आपको सीखने का और प्रैक्टिकली अप्रोच अगर आप ये सिलेबस पढ़ते हो तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो ये था आज की वीडियो में जहाँ पे हमने डिस्कस किया कंपोनेंट ऑफ टेक्सोनॉमी के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है कि टेक्सोनॉमी को समझने के लिए जो रिसोर्सेज हैं, लाइक हर्बेरियम बनाना, बॉटनिकल गार्डन बनाना, टेक्सोनॉमी कीज का फॉर्मेशन करना, कैसे बनाते हैं, कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, वो सारी चीज़ें भी इसी तरीके से एक सिंपल अप्रोच के साथ आपके साथ अंडरस्टैंड करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।